वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। जब 182 गर्मी चढ़ी है। अब तक चार्ली ने सिकुड़ी हुई नजरों जड़, बुद्धि और उसके भाइयों को घूरा। उसे ये लड़के बड़े दिलचस्प लग रहे थे। चार्ली ने अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालते हुए पूछा, मूर्खों, एक बात बताओ, तुम लोगों ने जू के बीचों बीच पैसा क्यों दफनाया है? ज्यादा पैसे हो गए हैं, और अगर ज्यादा पैसे हैं तो तुम सब पूरे और अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? ऐसे आधे नंगे पुंगे होकर क्यों घूमते हो? अब आगे। चार्ली के सवाल पर जड़ बोला, हम गरीब और बेसरा हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, इसीलिए हम ऐसे कपड़े पहनते हैं। अगर तुम्हें हमारे पहनावे से इतनी ही दिक्कत हो रही है तो हमें 10 करोड़ रुपए दे दो, हम नए कपड़े खरीद लेंगे। जड़ की डिमांड सुनकर चार्ली ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो। पहनावा इस लड़का भिखारी जैसा था, मगर डिमांड सीधा 10 करोड़ की करता था। जू में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे मिट्टी के अंदर दफन करता था, मगर खुद को गरीब और बेसहारा कहता था। चार्ली ने बेला की तरफ देखा, जो आराम से जड़ और बुद्धि के ग्रुप को देख रही थी। चार्ली ने पूछा, सिस्टर बेला, क्या करना है इन लोगों का? मेन लैब रॉकवेव का सबसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां गलती से भी जाने वाले लोगों को मौत की सजा दी जाएगी। ऐसा चेयरमैन के इंस्ट्रक्शंस हैं। क्या हम इन लड़कों को भी? चार्ली ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। हालांकि वहां मौजूद हर एक इंसान उसके अधूरे बातों का मतलब समझ चुका था। कब से शांत बैठे बुद्धि ने तेजी से चारों तरफ अपनी नजर घुमाई। अपनी फिक्र नहीं थी उसे, मगर वो कैसे भी करके अपने भाइयों को वहां से भगाकर उनकी जान बचाना चाहते था। बुद्धि के ग्रुप के लोग आम इंसान की तुलना में बहुत ज्यादा ताकतवर थे। यहाँ तक एक 1.5 कुंटल के हाथी को भी वो लोग उठाकर पटक देने की ताकत रखते थे, मगर रॉकवेव के स्पिरिट गार्ड्स के सामने उनकी सारी ताकत धरी की धरी रह गई थी। सिर्फ 6 स्पिरिट्स गार्ड्स के सामने ही जड़ और बुद्धि के ग्रुप के 22 लोग मिलकर भी कुछ नहीं कर पाए थे। स्पिरिट्स गार्ड्स के सामने उनकी ताकत हाथी के सामने खरगोश जैसी लगने लगी थी। बुद्धि ने कभी नहीं सोचा था इस दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जो फिजिकली और मेंटली उससे और उसके भाइयों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। स्पिरिट्स गार्ड्स की स्ट्रेंथ बुद्धि के कल्पना से परे थी। लंबी खामोशी के बाद बेला ने कहा, पहले जाकर सब में इन लोगों की आइडेंटिटी चेक करो, मुझे इन लोगों के बारे में और ज्यादा जानना है। चार्ली तुरंत बेला के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए वहां से चला गया। वो भी जानना चाहता था इतने विचित्र लड़के आखिर आए कहां से। बेला ने समय से कहा, बेबी, तुम लूसी के साथ केबिन में जाओ। बेला की बात सुनकर समय बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। बेला ने लूसी बने नागा की तरफ देखा, जो जड़ और बुद्धि के ग्रुप के चारों तरफ गुर्राते हुए चक्कर काट रहा था। बेला ने बोला, लिटिल लूसी, क्या कर रही हो तुम? नागा ने सर घुमाकर बेला की तरफ देखा, जो आंख के इशारे से उसे वहां से जाने को कह रही थी। नागा ने टेलीपैथी के थ्रू कहा, मेरी मालकिन, ये सारे लड़के साधारण इंसान नहीं है। इनके अंदर से मुझे जानी पहचानी गंध आ रही है। ऐसी गंध सिर्फ देवभूमि के लोगों में ही होती है। शायद ये लड़के देवभूमि से हैं। मैं आपको अकेले यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर इन लड़कों ने आपके ऊपर हमला कर दिया तो मैं यहीं रहकर आपकी रक्षा करूंगा। नागा की बात सुनकर बेला ने थोड़ा सोचा और फिर उसने दोबारा नागा को वहां से जाने को नहीं कहा। बेला ने प्रकृति का सार बुक पूरा पढ़ लिया। काफी नई और अजीब बातें पता चली थी बेला को उस बुक के थ्रू। देवभूमि और वहां के लोगों के बारे में भी बेला को काफी कुछ पता चला था। जड़ ने बेला को घूरते हुए कहा, तो तुम ही हो बेला रिचर्ड, तुमने ही हमारा घर उजाड़ा है, हमें बेघर किया है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। उसके लहजे में अजीब तरह की घृणा और गुस्सा था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही जड़ ने झटके के साथ खुद को स्पिरिट्स गार्ड्स की पकड़ से छुड़ाया और बेला की तरफ झपट पड़ा। उसकी गति चीते जैसी थी। बेला उनसे कुछ कदम की दूरी पर ही खड़ी थी। नागा और तन्मय तुरंत बेला की तरफ दौड़े, मगर उनसे पहले ही जड़ बेला तक पहुंच चुका था।
जड़ ने अपना पंजा बेला के गर्दन की तरफ बढ़ा दिया, मानो वो बेला का गर्दन तोड़ देना चाहता हो। नागा और तन्मय की सांसें उनके गले में ही अटक गई। भले ही वो दोनों जानते थे जड़ बेला का ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, मगर यदि जड़ ने बेला को छू भी दिया तो यह उनके लिए बेहद ही चिंता और अपमान का विषय बन जाता। जड़ बेला का गला दबोचने ही वाला था। उसी वक्त वो जमीन से 3 फीट ऊपर हवा में उड़ने लगा। नागा और तन्मय बीच में ही अपनी जगह पर रुक गए। जड़ ने असमंजस में सर झुकाकर बेला की तरफ देखा, जिसके नाजुक हाथ ने उसे गर्दन से पकड़कर किसी बच्चे की तरह हवा में लटका दिया था। जड़ दंग रह गया। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। स्पिरिट्स गार्ड्स की स्ट्रेंथ को वो एक्सेप्ट भी कर लेता, मगर बेला जैसी नाजुक लड़की में आखिर इतनी स्ट्रेंथ आई कहां से कि उसने उसे इतनी आसानी से हवा में उठा दिया। जड़ ने छटपटाते हुए कहा, लड़की छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हवा में उठाने की? मैंने कहा छोड़ो छोड़ो मुझे, ये बहुत अपमानजनक है, छोड़ो मुझे। बेला ने अपनी सुंदर पलकें उठाकर जड़ की तरफ देखा। उसके चार्मिंग चेहरे पर अब भी बेहद ही काम और कंपोज्ड एक्सप्रेशंस थे। उसका जड़ को गर्दन से पकड़ने में भी एक क्लास और एलिगेंस था। बेला ने आराम से पूछा, किस घर की बात कर रहे हो तुम? मैंने कब तुम्हारा घर उजाड़ा? और अगर उजाड़ा भी है तो मुझे ऐसा कुछ याद क्यों नहीं है? जड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। बेला की पकड़ से आजाद होने के लिए छटपटाते हुए जड़ बेला को घृणा भरी नजरों से घूरता रहा। जड़ की जिद्दी आंखें देख बेला गहरी सांस छोड़ी, फिर उसने एक झटके से जड़ की छोड़ दिया। जड़ पूरे 5 सेकंड्स तक हवा में कट्टी पतंग के भांति उड़ता रहा और फिर अंत में वो सीधा जाकर कांच के टेबल से टकरा गया। टक्कर की वजह से टेबल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कुछ कांच जड़ के पीठ में भी हल गए थे, जिसकी वजह से जड़ के पीठ से खून रिसने लगा था। बेला ने टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ किया, जिसमें जड़ के शरीर पर मौजूद धूल और मिट्टी लग गया था। तन्मय ने तुरंत बेला के पास आकर पूछा, मैडम आप ठीक तो है ना? बेला ने जवाब में कहा, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, जाकर दक्ष को बुला लाओ इमीडिएटली, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। तन्मय बाकी गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद प्रिंसिपल दक्ष को बुलाने रॉयल स्कूल चला गया। जड़ कोने पड़ा लाल आंखों से बेला को घूर रहा था। उसकी बॉडी में अनगिनत जख्म उभर आए थे, मगर अपनी नफरत के ऊपर उसे अपना दर्द महसूस नहीं हो रहा था। बेला ने बुद्धि और उसके बाकी भाइयों पर एक सरसरी नजर डाली, जो जड़ की तरह ही घृणित नजरों से बेला को घूर रहे थे। बेला आराम से उनके सामने काउच पर बैठ गई। नागा भी तुरंत काउच पर जंप करके बेला के गोद में जा बैठा। उसकी आंखों में घमंडियों जैसी चमक थी। होता भी कैसे नहीं, उसकी मालकिन ने आज एक बदतमीज लड़के को सबक जो सिखाया था। जल्दी ही चार्ली वापस आया। बेला ने पूछा, चार्ली क्या रिजल्ट निकला? चार्ली ने जवाब देने से पहले अजीब नजरों से जड़, बुद्धि और उसके भाइयों के घूरा। जड़ की खस्ता हालत देखते ही चार्ली की आंखें दिलचस्पी के साथ सिकुड़ गई। अरे इसे क्या हुआ? चार्ली ने पूछा। बेला ने उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए कहा, चार्ली जो पूछा है पहले उसका जवाब दो। क्या रिजल्ट आया है? क्या तुम्हें इन लड़कों की कोई इंफॉर्मेशन मिली? चार्ली ने जवाब में कहा, ना सवा पर इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये लोग हो भी है, बड़े खिलाड़ी लगते हैं। बेला को कोई हैरानी नहीं हुई, शायद उसने ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद करी थी। चार्ली ने एक गार्ड से जड़ के बारे में पूछा। जड़ की हरकत के बारे में जानते ही चार्ली की नजरें खतरनाक हो गई। चार्ली चलकर जड़ के पास आया, जो दर्द और ब्लड लॉस की वजह से लंबी गहरी सांसें ले रहा था। चार्ली ने जानबूझकर जूते तले जड़ का हाथ मसलते हुए कहा, अरे वाह, बहुत गर्मी चढ़ी है तुझे, मेरी बहन को नुकसान पहुंचाएगा तू, इतनी हिम्मत आ गई तेरे। बेला ने बीच में ही चार्ली को रोकते हुए कहा, चार्ली छोड़ दो उसे, पहले ही उसे बहुत चोट आ गई है। पर सिस्टर बेला, इसने। चार्ली, मैंने कहा ना, छोड़ दो उसे, मतलब छोड़ दो उसे। तुम एक काम करो, जाओ जाकर माइकल को बुलाकर ले आओ। चार्ली अचरज में बेला को घूरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था बेला उसे रोक क्यों रही है, और वो माइकल को किसके लिए बुला रही है? क्या उस लड़के के लिए जिसने उसके ऊपर अटैक किया था? चार्ली ने मनमा सोचकर जड़ के हाथ से अपना जूता हटा दिया। जड़ बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ में था, मगर अपने दुश्मनों के सामने वो खुद को लाचार नहीं दिखाना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी आहों और चीखों को होठ भींच कर मुंह के अंदर ही दबा लिया।
चार्ली वहां से गया नहीं। उसने साइड में जाकर डॉक्टर माइकल को कॉल करके वहां आने को कहा और फिर खुद जाकर बेला के बगल में काउच पर बैठ गया। जब माइकल मेडिकल किट के साथ वहां आया, तब दक्ष भी तन्मय के साथ वहां आ चुका था। बेला को ग्रीट करते हुए दक्ष ने बड़े से आदर से कहा, मैडम रिचर्ड, क्या आपने मुझे बुलाया? मैं किस तरह आपके काम आ सकता हूँ? बेला ने जड़, बुद्धि और उसके बाकी भाइयों की तरफ इशारा किया और कहा, मुझे लगता है तुम्हारे गुमशुदा भाई बहन मिल चुके हैं। अमन, मेहका और रुबीना को भी ये खुशखबरी दे दो और उन्हें वापस बुलवा लो। बेला की बात सुनकर जड़, बुद्धि और उसके बाकी भाइयों के साथ दक्ष भी हैरान हो गया। उसने तुरंत सर घुमाकर जड़, बुद्धि और उसके बाकी भाइयों की तरफ देखा। सबसे पहले दक्ष की नजर उन सब के गर्दन पर मौजूद ब्लैक स्टार मार्क पर गई, जो कि उसके ट्राइब की निशानी थी। बेला ने भी उसी मार्क की वजह से जड़, बुद्धि और उसके बाकी भाइयों को पहचाना था। दक्ष ने बचपन में बेला को कई बार अपने ट्राइब और आइलैंड के बारे में बताया था, इसीलिए बेला उस ट्राइबल मार्क के बारे में जानती थी। बेला ने पूछा, दक्ष, तुमने तो कहा था हमले के वक्त तुम लोगों के अलावा तुम्हारे 23 भाई और एक बहन भी सुरक्षित बच गए थे। ये लोग तो 22 ही है। तुम्हारा एक भाई यहाँ नहीं है, नाम क्या है उसका? बेला का सवाल सुनकर दक्ष अपने सेंसेस में वापस लौटा और उसने कहा, आगद नाम है उसका। वैसे तो वो मेरा छोटा भाई है, मगर क्योंकि मुझे राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उसे युवराज बना दिया गया था। लोग अक्सर उसे युवराज या फिर युवराज आगद के नाम से बुलाते हैं। दक्ष की बात सुनकर एक बार फिर से जड़ और बुद्धि हैरान हो गए। आखिर यह आदमी उनके बड़े भाई के बारे में इतना कुछ कैसे जानता था? कहीं यह आदमी? जड़ और बुद्धि ने एकदम से एक दूसरे की तरफ देखा, मानो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे हो। बेला ने कहा, माइकल, ट्रीट करो उस लड़के को, बहुत ब्लड लॉस हो चुका है उसका। थोड़ी देर बाद डिस्पेंसरी में जड़ का ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाकी भाई और बुद्धि बाहर हॉल में काउच पर बैठे हुए थे। वहां दक्ष, बेला, चार्ली और तन्मय भी मौजूद थे। बुद्धि ने गंभीरता से पूछा, क्या आप सच में दक्ष भाई ही हो? जवाब देने के बजाय दक्ष ने अपने कॉलर का 2 बटन खोला और उसे नीचे करके बुद्धि को दिखाया, जहां उनका ट्राइबल सिंबल ब्लैक स्टार मार्क बना हुआ था। बुद्धि का शक यकीन में बदल गया। दक्ष सच उसका भाई था, उसका सबसे बड़ा भाई। बुद्धि ने पूछा, बड़े भाई, आप जानते हो ना, हमारे आइलैंड को तबाह करने में इस लड़की का सबसे बड़ा हाथ है, फिर आप इस लड़की के साथ क्यों हो? इस लड़की से बुद्धि का इशारा बेला की तरफ था। दक्ष ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम गलत हो बुद्धि, मैडम रिचर्ड का हाथ नहीं था हमारे आइलैंड को तबाह करने के पीछे। 25 साल पहले जो हुआ वो सब सार्थक का किया धरा है। मैडम रिचर्ड ने हमें बचाया था। अगर वो सही वक्त पर वहां ना आती तो आज ना मैं जिंदा होता और ना तुम सब। मैडम रिचर्ड हमारी सेवियर है। दक्ष की बात सुनकर बुद्धि को एक और झटका लगा। दरअसल दक्ष, जड़, बुद्धि और युवराज आगद, जो कि कुछ दिनों पहले साम्राज्य गया था परितोष से मिलने, उन सबका खून का रिश्ता था। भाई थे वो सब एक दूसरे के। वेलेरिया आइलैंड से बिलोंग करते थे वो सब। आगे क्या होगा, क्या हुआ था 25 साल पहले वेलेरिया आइलैंड पर, क्या आगद जान पाएगा दक्ष के बारे में? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 183 डेंजर। अब तक बुद्धि ने पूछा, बड़े भाई, आप जानते हो ना, हमारे आइलैंड को तबाह करने में इस लड़की का सबसे बड़ा हाथ है, फिर आप इस लड़की के साथ क्यों हो? इस लड़की से बुद्धि का इशारा बेला की तरफ था। अब आगे दक्ष ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम गलत हो बुद्धि, मैडम रिचर्ड का हाथ नहीं था हमारे आइलैंड को तबाह करने के पीछे। 25 साल पहले जो हुआ वो सब सार्थक का किया धरा है। मैडम रिचर्ड ने तो हमें बचाया था। अगर वो सही वक्त पर वहां ना आती तो आज ना मैं जिंदा होता और ना तुम सब। मैडम रिचर्ड हमारी सेवियर है। दक्ष की बात सुनकर बुद्धि को एक और झटका लगा। दरअसल दक्ष, जड़, बुद्धि और युवराज आगद, जो कि कुछ दिनों पहले साम्राज्य गया था परितोष से मिलने, उन सबका खून का रिश्ता था। भाई थे वो सब एक दूसरे के। वेलेरिया आइलैंड से बिलोंग करते थे वो सब। आज से तकरीबन 25 साल पहले रॉकवेव ने एक साथ आसपास के कई आइलैंड को सबमिशन ऑफर दिया था।
कुछ आइलैंड जैसे पर्ल्स आइलैंड सबमिशन के लिए मान गया था, किंतु वेलेरिया आइलैंड सबमिशन के लिए नहीं माना था। ये वही वक्त था जब सार्थक को साम्राज्य से बेदखल किया गया था। वेलेरिया आइलैंड के सम्राट यानी अंगद और दक्ष के पिता सम्राट पुष्पक की बहन स्वरा की शादी साम्राज्य के सम्राट परितोष से हुई थी, जिसकी वजह से वेलेरिया आइलैंड और साम्राज्य के संबंध पहले से भी ज्यादा अच्छे और मजबूत हो गए थे। साम्राज्य के हर एक छोटे बड़े फैसले में सम्राट पुष्पक से उनकी राय पूछी जाती थी। सार्थक को बेदखल करते वक्त भी ऐसा ही किया गया था, जिसमें सम्राट पुष्पक ने सार्थक को साम्राज्य से बेदखल करने के फैसले का समर्थन किया था, जिसकी वजह से वेलेरिया आइलैंड भी सार्थक की हिट लिस्ट में शामिल हो गया था। सार्थक को जब पता चला सम्राट पुष्पक ने सबमिशन के लिए मना कर दिया है, तब उसने रॉकवेव की प्रेसिडेंट यानी बेला से हाथ मिलाकर वेलेरिया आइलैंड को तबाह करने का प्लान बनाया। सब कुछ परफेक्ट था उसके प्लान, सिर्फ बेला के इनकार के। बेला से इनकार मिलने के बाद सार्थक ने गुस्से में आकर कैनिबल ट्राइब वालों के साथ मिलकर वेलेरिया आइलैंड पर हमला कर दिया था और इस सब का जिम्मेवार रॉकवेव की प्रेसिडेंट यानी बेला रिचर्ड को ठहरा दिया था। बेला को जब इस बात की खबर मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग पूरा वेलेरिया आइलैंड तबाह हो चुका था। कैनिबल ट्राइब वालों ने वहां ऐसा नरसंहार किया था जो आज भी रॉकवेव के रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे भयानक नरसंहार में गिना जाता है। वैसे तो बेला का वेलेरिया आइलैंड से कोई लेना देना नहीं था, मगर क्योंकि सार्थक और कैनिबल ट्राइब वालों ने उसका नाम इस्तेमाल करके ये सब किया था, इसीलिए बेला ने अपने सबऑर्डिनेट्स को वहां भेजा और पूरा वेलेरिया आइलैंड अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि व्हाइट विंग वॉरियर्स के वेलेरिया आइलैंड पहुंचने से पहले ही सम्राट पुष्पक मारे जा चुके थे। उनकी 11 पत्नियों की भी क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। बस जिंदा बच गए थे तो सम्राट पुष्पक के 27 बच्चे। व्हाइट विंग वॉरियर जब वहां पहुंचे तब अंगद और उसके कुछ भाइयों को वहां से भागने का मौका मिल गया। हालांकि अंगद दक्ष को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मगर अपने बाकी भाइयों और बहन को बचाने के लिए मजबूरन उसे दक्ष की बात मानकर वहां से भागना पड़ा। भागते वक्त अंगद ने वहां व्हाइट विंग वॉरियर्स को देखा था और कुछ दिनों पहले ही सम्राट पुष्पक ने रॉकवेव को सबमिशन के लिए मना किया था, इसीलिए अंगद को लगने लगा उसके आइलैंड की तबाह करने में और उसका घर उजाड़ने में रॉकवेव और रॉकवेव की प्रेसिडेंट बेला रिचर्ड का ही हाथ है, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। असल में व्हाइट विंग वॉरियर्स के वहां आने की वजह से ही कैनिबल ट्राइब और सार्थक के लोगों का ध्यान उनके ऊपर से हटा था, जिसकी वजह से उन्हें वहां से अपनी जान बचाकर भागने का मौका मिला था। बेला के इंस्ट्रक्शन पर ही दक्ष, मिहिका, रुबीना और अमन को व्हाइट विंग वॉरियर्स ने कैनिबल ट्राइब वालों के चंगुल से रेस्क्यू किया था। पहले दक्ष, मिहिका, रुबीना और अमन को भी बेला ही गुनहगार लगती थी, मगर बाद में उन्हें सच्चाई पता चल गई थी। हालांकि अंगद और उसके बाकी भाई सच्चाई से अनजान थे और आज तक बेला को ही गुनहगार समझते आए थे। दक्ष से सारी बात जानने के बाद बुद्धि और उसके बाकी भाइयों ने अपने सर पर हाथ रख लिया। जिस इंसान को वो लोग अपना शत्रु समझते आए थे, वो असल में उनकी रक्षक थी। बेला ने उन सब से पूछा, तुम लोगों के यहाँ आने का मकसद क्या है? मैन लैब में क्या करने जा रहे थे तुम सब? बेला का सवाल सुनकर बुद्धि और उसके बाकी भाई एक दूसरे को देखने लगे। दक्ष की सवालिया नजर भी उन सब के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो भी जानना चाहता था उसके भाई अपनी जान दांव पर लगाकर वहां क्यों आए थे। क्या होता अगर बेला उन्हें न पहचानती? बुद्धि ने हिचकिचाते हुए कहा, उस मैन लैब में जो है वे हमारी धरोहर है, उसके ऊपर हमारा हक है। हम यहाँ अपनी धरोहर लेने आए थे। बुद्धि का जवाब सुनते ही दक्ष के चेहरे के भाव बदल गए। शायद उसे पता था धरोहर से बुद्धि का क्या मतलब था। बेला ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, उस पर पहले तुम लोगों का हक था, मगर अब वो चीज हमारी है। भूल जाओ उसे। और दक्ष, जरा मेरे साथ आओ, तुम कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। बेला की बात मानकर दक्ष उसके पीछे चेयरमैन केबिन की तरफ चल दिया। समय प्रेसिडेंट केबिन में था। बेला वहां दक्ष से कोई बात नहीं करना चाहती थी। चार्ली ने बुद्धि को घूरते हुए पूछा, एक बात बताओ, मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, तुम लोगों ने पैसा जू में दफन क्यों किया? और ऐसे फट्टे पुराने कपड़े क्यों पहनते हो तुम सब? वजह क्या है इन सब के पीछे? बुद्धि ने चार्ली का सवाल सुना मगर कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा शर्म से हल्का लाल हो गया था। आखिर वो क्या ही जवाब देता।
उसके भाई मानसिक रूप से थोड़े अजीब और बचकाने थे। वर्षों पहले उन लोगों ने टोटल धमाल मूवी देखा था और उसी मूवी के इन्फ्लुएंस में आकर वो लोग पैसा इकट्ठा करने लगे थे। अंगद उन्हें जो पैसे खर्च के लिए भिजवाता था, वो सारे पैसे खर्च करने के बजाय वो सब जमा करते थे, ताकि वो लोग टोटल धमाल मूवी को रियल लाइफ में रिक्रिएट कर सके। हाँ, यह मूर्खतापूर्ण और पागलपन भरा काम था, मगर जड़ और उसके भाई कोई मामूली इंसान भी तो नहीं थे। उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती थी। बुद्धि ने कई बार जड़ और अपने भाइयों को ये सब करने से रोकने की कोशिश की थी, मगर जड़ और उसके बाकी भाई हर बार उसकी बातों को दबा देते थे। इसीलिए अंत में बुद्धि ने भी हार मान ली। जड़ और उसके बाकी भाइयों का दिमाग ठीक उन बच्चों की तरह था जो सुपरहीरो वाली मूवी देखकर खुद को सुपरहीरो समझने लगते हैं। चेयरमैन केबिन। बेला कार्तिक की चेयर पर बैठी हुई थी। दक्ष उसके ठीक सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ था। बेला ने चेयर से पीठ टिकाते हुए पूछा, दक्ष, देवभूमि कहाँ है? बेला के मुंह से देवभूमि का जिक्र सुनते ही दक्षा हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था बेला को देवभूमि के बारे में कैसे पता चला। यह उनका सबसे बड़ा सीक्रेट था। दक्ष ने हैरत से पूछा, आपको देवभूमि के बारे में कैसे पता चला? आप ये सब कैसे जानती हो? बेला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से दक्ष के पीछे देखने लगी। दक्ष ने कंफ्यूजन में बेला की नजरों का पीछा किया, जो दूर फ्रूट बास्केट में मौजूद एप्पल पर टिकी हुई थी। दक्ष ने पूछा, क्या आपको एप्पल खाना है? बेला ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। उसकी गहरी नजर एप्पल पर ही टिकी हुई थी। दक्ष का लगा बेला को कुछ और चाहिए, इसीलिए उसने पलट कर पीछे देखा, मगर इस बार जो उसने देखा उसे देखकर दक्ष की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आने को हो गई। दक्ष के हैरान नजरों के सामने जिस एप्पल को बेला देख रही थी, खुद ही हवा में उड़ते हुए बेला की तरफ बढ़ने लगा। देखते ही देखते एप्पल बेला के पास आकार रुक गया। बेला ने उस एप्पल को पकड़ा और पूछा, तुम कुछ कह रहे थे दक्ष? दक्ष अब भी सदमे में था। उसने ऐसे अद्भुत घटनाओं के बारे में सिर्फ अपने दादा परदादाओं से सुना था, मगर आज उसने ऐसा कुछ होते हुए देखा था। दक्ष ने बेला को देखा, जो आराम से एप्पल खाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। दक्ष ने हकलाते हुए कहा, आप कौन हो? बेला ने जवाब में कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता। कुछ लोग मुझे एक अजीब से नाम से बुलाते हैं। क्या नाम था वो? हाँ, एक्वेरिले, यही कहकर बुलाते हैं वो लोग मुझे, मगर मैं असल में क्या हूँ मुझे खुद नहीं पता। मैं जो सोचती हूँ वो खुद ब खुद होने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पूरी दुनिया मेरे इशारे पर चलती है। एग्जाम्पल के लिए, इन दिनों स्नोफॉल का टाइम है, मगर यदि मैं सोचूं तो ये सीजन स्प्रिंग में बदल जाएगा। बेला की बातें सुनकर दक्ष अचानक अपनी जगह से उठ रखा हुआ। उसकी हैरान बाहर टिकी हुई थी, जहां बेला के कहे मुताबिक ही कुछ मेपल ट्रीज से बर्फ की परत पिघलकर नीचे गिरने लगी थी और उनकी जगह फूल खिलने लगे थे, ऐसे जैसे स्नोफॉल का सीजन एकदम से स्प्रिंग सीजन में बदल गया हो। बेला अपनी चेयर से उठी। ग्लास वॉल के पास आकर बेला ने बाहर देखा। कुछ गार्ड्स उन मेपल ट्रीज के सामने इकट्ठा हो चुके थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था अचानक इन मेपल ट्रीज में फूल कैसे खिल गए। बेला ने कहा, तुमने ये देखा दक्ष? ऐसा ही होता है। मैं जो सोचती हूँ वो हकीकत में बदल जाता है। खुद को जानने की बहुत कोशिश की मैंने, मगर एट द एंड में उस रास्ते पर आकर खड़ी हो गई जहां मुझे लगता है देवभूमि जाकर है मैं खुद को और अच्छे से जान पाऊंगा। क्या तुम्हें पता है देवभूमि कहाँ है? दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। बेला ने जब पलटकर दक्ष की तरफ देखा, तब पाया दक्ष घुटनों के बल फर्श पर सिर झुकाए बैठा हुआ है। बेला की आंखें कठोर हो गई। उसे ऐसे लोगों को गुलाम की तरह ट्रीट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बेला ने सख्ती से कहा, क्या कर रहे हो तुम दक्ष? दक्ष ने अपना सर उठाकर कहा, मेरे दादाजी बचपन में मुझसे कहा करते थे, जब आप आएंगी तब हम सब घर वापस जाएंगे। पहले मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं होता था, मगर वो सच कहते थे। आप सच में आ गई। अब हम सब वापस घर जा पाएंगे। दक्ष के मुंह से वही बात सुन जो उसने प्रकृति का साथ बुक में पढ़ी थी। बेला के माथे पर काली धारियां उभर आई। ये लोग बार बार घर जाने की बात क्यों कर रहे थे? क्या इस दुनिया में उनका घर नहीं था? बेला ने कहा, पहले तुम खड़े हो जाओ दक्ष।
दक्ष खड़ा हो गया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में तारों जैसी चमक थी। उसका बेला को देखने का नजरिया ऐसा था जैसे मानो बेला कोई इंसान ना होकर देवी हो। बेला ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। उसी वक्त किसी ने झटके के साथ केबिन का दरवाजा खोला। बेला ने दरवाजे की तरफ देखा जहां चार्ली चिंतित भाव के साथ खड़ा था। बेला ने पूछा, अब फिर से क्या हो गया? चार्ली ने जवाब में कहा, मिस्टर राजवंश की कंडीशन ठीक नहीं है। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है। हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल चलना होगा। वॉट? अक्षत जी को क्या हो गया? वो तो टाइम लॉक पॉड में थे ना। उन्हें वहां से बाहर किसने निकाला? सिस्टर बेला, किसी ने निकाला नहीं है। टाइमर खत्म हो चुका है। टाइम लॉक पॉड खुद ब खुद खुल गया था, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मिस्टर राजवंश की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, वो खतरे में है। लूनाफॉस पॉइजन के असर की वजह से उनकी ब्रीदिंग डाउन हो रही है। पहले तो हमें एशफॉल लोटस का इंतजाम करना होगा ताकि मिस्टर राजवंश को एंटीडोट दिया जा सके और उसके तुरंत बाद उनका हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी कराना होगा, चार्ली ने कहा, जिसे सुनकर बेला हैरान हो गई। कार्तिक ने जाने से पहले बेला को साफ साफ कहा था अक्षत की सर्जरी 23 को होगी और तब तक अक्षत का हार्ट भी रेडी हो जाएगा। फिलहाल 23 तारीख होने में 20 दिन बाकी थे। ऐसे वक्त से पहले ही टाइम लॉक पॉड कैसे खुल सकता था? अभी तो अक्षत का हार्ट रेडी भी नहीं हुआ था। आगे क्या होगा? क्या है धरोहर? कैसे खुला टाइम लॉक पॉड वक्त से पहले? क्या है इसके पीछे बड़ी साजिश? क्या बच पाएगा अक्षत या फिर यही अंत होगा अक्षत राजवंश का? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। 184 दर्द हो रहा है अब तक, चार्ली ने जवाब में कहा, मिस्टर राजवंश की कंडीशन ठीक नहीं है। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है। हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल चलना होगा। वॉट? अक्षत जी को क्या हो गया? वो तो टाइम लॉक पॉड में थे ना। उन्हें वहां से बाहर किसने निकाला? अब आगे। सिस्टर बेला, किसी ने निकाला नहीं है। टाइमर खत्म हो चुका है। टाइम लॉक पॉड खुद ब खुद खुल गया था, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मिस्टर राजवंश की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। लूनाफॉस पॉइजन के असर की वजह से हर बीतते सेकंड के साथ उनकी ब्रीदिंग डाउन हो रही है। पहले तो हमें एशफॉल लोटस का इंतजाम करना होगा ताकि मिस्टर राजवंश को एंटीडोट दिया जा सके और उसके तुरंत बाद उनका हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करना होगा, चार्ली ने कहा, जिसे सुनकर बेला हैरान हो गई। कार्तिक ने जाने से पहले बेला को साफ साफ कहा था अक्षत की सर्जरी 23 को होगी और तब तक अक्षत का हार्ट भी रेडी हो जाएगा। फिलहाल 23 तारीख होने में 20 दिन बाकी थे। ऐसे वक्त से पहले ही टाइम लॉक पॉड कैसे खुल सकता था? अभी तो अक्षत का हार्ट रेडी भी नहीं हुआ था। साम्राज्य से एशफॉल लोटस तो लाया जा सकता था, मगर अक्षत के दिल का क्या, जो आज से 13 साल पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका था? यही ख्याल बेला का खाए जा रहा था। आखिर बगैर हार्ट के हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी होगी तो होगी कैसे? अचानक बेला के फोन का नोटिफिकेशन बेल रिंग हुआ। बेला ने अपना फोन चेक किया, जिसमें आया हुआ मैसेज पढ़ते ही बेला की आंखें खतरनाक हो गई। बेला तुरंत केबिन से बाहर निकली। चार्ली ने उसके पीछे आते हुए पूछा, हॉस्पिटल? बेला ने जवाब में कहा, नहीं, अभी मुझे कहीं और जाना है। बेला की बात सुनकर चार्ली असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था बेला हॉस्पिटल जाने के बजाय कहां जा रही थी। बेला ऑफिस बाहर आए। एंट्रेंस पर चार्ली की स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। बेला ने कहा, की। चार्ली ने तुरंत चाबी बेला के हाथों में थमा दिया। बेला ड्राइविंग सीट पर बैठी। उसने कार स्टार्ट किया और पलक झपकते ही वो कार चार्ली के आंखों के सामने से ओझल हो गई। चार्ली और दक्ष भी जल्दी से दूसरी गाड़ी में बैठकर बेला का पीछा करने लगे। बेला ने अपनी कार ओपेरा पैलेस के बाहर रोकी और वो कार से बाहर निकलकर तेज कदमों के साथ पैलेस के अंदर चली गई। थोड़ी ही देर बाद दक्ष और चार्ली की कार भी पैलेस के बाहर रुकी और वो दोनों भी पैलेस के अंदर चले गए। लिविंग एरिया में दादी माँ काउच पर बैठी अपने फोन में कुछ कर रही थी। बेला उनके पास आए और उसने दादी माँ के हाथ से फोन लेकर फर्श पर पटक दिया। दादी माँ ने हैरान नजरों से बेला को देखा। बेला, ये क्या किया आपने? हुआ क्या है? आप इतने गुस्से में क्यों को? बेला ने कोई जवाब नहीं दिया। चार्ली और दक्ष भी अब तक लिविंग एरिया में आ चुके थे।
बेला ने एकाएक दादी माँ का गला पकड़ लिया, जिसे देखकर चाली और दक्ष दंग रह गए। दादी माँ ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, बेला, ये क्या बदतमीजी है? करना क्या चाहती है आप? छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। बेला ने बेरहमी से दादी माँ का गला दबाते हुए कहा, मेरी दादी माँ कहाँ है? बताओ मुझे, मेरी दादी माँ कहाँ है? क्या किया है तुम लोगों ने उनके साथ? बेला का सवाल सुनकर दादी माँ का बूढ़ा चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अपनी सफाई देने की कोशिश करी, मगर बेला पर उनके किसी भी बात का असर नहीं हुआ। उसके हमेशा शांत रहने वाली आंखों में जानलेवा भाव नजर आ रहे थे। बेला ने दादी माँ को काउच पर दबाते हुए ठंडेपन से कहा, बकवास नहीं, बकवास बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी असलियत से वाकिफ हूँ मैं, इसीलिए मुझे शराफत से बता दो, मेरी दादी माँ कहाँ है? आसान मौत दूंगी, वरना आई एम श्योर यहाँ भेजने से पहले परितोष ने तुम्हें बताया होगा। मैं क्या कुछ कर सकती हूँ? चाली और दक्ष को भी धीरे धीरे बेला की बातें समझ आने लगी थी और वो दोनों गुस्से में दादी माँ को घूरने लगे। दादी माँ ने कशमशाते हुए कहा, बताती हूँ, पहले मुझे छोड़ो तो सही। बेला ने एक झटके में दादी माँ का गला छोड़ दिया, जो कि असल में दादी माँ नहीं बल्कि एक बहरूपिया थी, ठीक बेला और बर्तिका की नकली डेड बॉडी जैसी। दादी माँ की बहरूपिये ने खांसते हुए अपनी बेकाबू हुई सांसों को काबू किया, फिर उसने बेला की तरफ देखा, जो ठंडी नजरों से उसे घूर रही थी। इसी बीच रेयांश भी वहां आ गया था। बहरूपिया ने अपना गला सहलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता आपकी दादी माँ कहाँ है। मुझे सम्राट परितोष ने यहाँ भेजा था, उन्हें ही पता होगा आपकी दादी माँ कहाँ है। मैं तो बस यहाँ हमारी धरोहर लेने आई हूँ। बहरूपिया का जवाब सुनकर बेला ने दोबारा उसका गला पकड़ लिया। सांस ना मिलने की वजह से बहरूपिया दोबारा छटपटाने लगी और देखते ही देखते वो काले धुले में बदलकर फर्श पर बिखर गई। बेला ने अपना हाथ झाड़ते हुए पलटकर चाली और दक्ष की तरफ देखा। इसी बीच उसकी नजर रेयांश पर गई, जो खामोशी से एक साइड खड़ा था। बेला ने कहा, रे, तुम दक्ष के साथ साम्राज्य जाओ, वहां से एशफॉल लोटस लाना है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लोटस लेकर वापस आना। अक्षत जी की हालत बिगड़ती जा रही है। अक्षत का जिक्र सुनते ही रेयांश बगैर कोई सवाल जवाब किए पलटकर वहां से चला गया। दक्ष भी जल्दी से उसके पीछे चल पड़ा। साम्राज्य, महल। परितोष ने हैरत से कहा, क्या आप सच कह रहे हो युवराज अंगद? वो लड़की सच में हमारी बेटी है, हमारी आरना है वो। अंगद ने एक नजर अनुष्का को देखा, जो गार्डन एरिया में स्वरा से बात करते हुए घूम रही थी। अंगद ने कहा, जी, वो हमारी आरना ही है, डीएनए टेस्ट करवाया है मैंने, वो हमारी आरना ही है। अगर आपको यकीन ना हो तो दोबारा डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। अंगद की बात सुनकर परितोष के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने हल्की नम आंखों से अनुष्का की तरफ देखा, जिसके फेशियल फीचर्स स्वरा से काफी हद तक मैच होते थे। खासकर अनुष्का की हेजल ग्रीन आंखें स्वरा की जेरोक्स कॉपी थी। अंगद ने कहा, 25 साल पहले सार्थक ने अधिपति से वादा किया था, वो उसकी बीवी को जिंदा कर देगा। इसीलिए अधिपति ने आरना को अगवा किया था, मगर जब उस पता चला सार्थक उसकी बीवी को जिंदा नहीं कर सकता है, तो वो आरना को लेकर वेलेरिया आइलैंड चला आया था। आरना पूरे एक हफ्ते तक हमारे साथ वेलेरिया आइलैंड में रही थी। जिस दिन पिताजी अनुष्का को लेकर साम्राज्य आने वाले थे, उसी दिन बेला, रिचर्ड और सार्थक के लोगों ने वेलेरिया आइलैंड पर हमला कर दिया था। पिताजी ने मरने से पहले अधिपति को आरना की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे निभाने के लिए अधिपति आइलैंड छोड़कर भाग गया था। पिछले 25 सालों से मैं भी आरना जो ढूंढ रहा था। पिछले महीने ही मुझे आरना के बारे में पता चला। सारी चीजें कंफर्म करने के बाद मैं आरना को यहाँ लाया हूँ। बहुत कुछ झेला है उसने अपनी जिंदगी में, ख्याल रखिएगा उसका। अधिपति अतीत में साम्राज्य का सेनापति हुआ करता था। साम्राज्य में अधिपति अपनी जाबाजी और अपनी बीवी की दीवानगी के लिए जाना जाता था। अधिपति अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, मगर दुर्भाग्यवश अधिपति की पत्नी जवानी में ही बीमारी की वजह से मर गई थी। सार्थक ने इसी मौके का फायदा उठाकर अधिपति से कहा था, वो उसकी पत्नी को दोबारा जिंदा कर देगा अगर वो परितोष की बेटी को उसके हवाले करेगा। अपनी पत्नी के प्यार में पागल अधिपति ने सार्थक की बात मान ली, मगर जब उसे एहसास हुआ उसने सार्थक की बात मानकर उसने गलती कर दी गई।
तब वो अनुष्का को लेकर सीधा वेलेरिया आइलैंड चला आया था, अनुष्का के मामा सम्राट पुष्पक के पास। अधिपति साम्राज्य से निकल तो गया था मगर उसे बाहर से साम्राज्य जाने का रास्ता नहीं पता था, इसीलिए वो सम्राट पुष्पक के पास आया था, जिन्हें रास्ता पता था। हालांकि ये बात अलग थी, अधिपति को रास्ते के बारे में बताने से पहले ही सम्राट पुष्पक की हत्या कर दी गई और अधिपति को अनुष्का के साथ वेलेरिया आइलैंड से भागना पड़ा। अधिपति ही वो इंसान था जिसने अनुष्का को सार्थक से बचाने के लिए अपने नौकरों के हाथ में सौंपा था और उन्हें सिंघा सरनेम दिया था, जो कि असल में परितोष का सरनेम था। हालांकि अधिपति ये नहीं जानता था, जिन लोगों के हाथ में उसने अनुष्का को सार्थक से बचाने के लिए सौंपा है, वो लोग असल में सार्थक जैसे ही हैवान है। अधिपति पहले भी कई बार बाहरी दुनिया में मिशन करने आ चुका था, इसीलिए बाहरी दुनिया में उसके कई सारे असेट्स और प्रॉपर्टी थी। अनुष्का को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए अधिपति ने अपनी सारी संपत्ति अनुष्का के नाम कर दिया था। हालांकि उसे ये नहीं पता था, उसके संपत्ति का लालच अनुष्का के बचपन को नर्क बना देगी। जब तक अधिपति जिंदा था तब तक अनुष्का की जिंदगी बहुत अच्छी बीती थी, मगर अधिपति के मरते ही सिंघा फैमिली को अधिपति के संपत्ति का लालच होने लगा और उन लोगों ने अनुष्का को ही अपने रास्ते से हटाने की साजिश रच दी, जिसके परिणामस्वरूप अनुष्का रेयांश से मिली। पुरानी बातों को याद कर परितोष की पकड़ रेलिंग पर कस गई। जिंदगी में पहली बार आज उसे किसी को जान से मारने की इच्छा हो रही थी, और जिस इंसान को जान से मारने की उसकी इच्छा हो रही थी, वो इंसान उसका सौतेला भाई था, सार्थक सिंघा। अचानक वहां एक सर्वेंट आया और सर झुकाकर बोला, सम्राट, ये यंत्र बहुत देर से शोर किए जा रहा है, अगर आप लोगों को इसकी जरूरत ना हो तो क्या मैं इसे नष्ट करवा दूं? सर्वेंट की बात सुनकर अंगद ने पलटकर उसकी तरफ देखा। सर्वेंट के हाथ में उसका स्मार्टफोन था, जिसे वह सर्वेंट नष्ट करने की प्लानिंग बना रहा था। अंगद ने कठोरता से कहा, सोचना भी मत, मेरा फोन है, वो बहुत जरूरी चीजें हैं उसमें, तुम्हारी जान से ज्यादा अहमियत है उसकी। अंगद की बात सुनकर सर्वेंट ने तुरंत फोन उसे थमा दिया और माफी मांगकर वहां से चला गया। अंगद ने अपना फोन चेक किया, जिसमें उस बहरूपिये की तरफ से ढेर सारा मैसेज और कॉल आया हुआ था, जिसे उन लोगों ने दादी माँ बनाकर जड़, बुद्धि और अपने बाकी भाइयों की मदद करने के लिए रॉकवेव सिटी भेजा था। अंगद ने तुरंत बहरूपिये का नंबर डायल करते हुए मैसेज चेक किया। लास्ट मैसेज में लिखा था, आपके भाई पकड़े गए, हमें आगे क्या करना है? मैसेज पढ़ते ही अंगद का हैंडसम चेहरा काला पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसके भाई इतनी आसानी से पकड़े गए। अंगद ने बेसब्री से कॉल कनेक्ट होने का इंतजार करने लगा, मगर कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। होता भी कैसे? बेला ने उस बहरूपिये का फोन जलाकर राख जो कर दिया था। अंगद ने बहरूपिये को मैसेज सेंड किया, मगर उसका भी कोई जवाब नहीं आया। अंगद की चिंता और बेचैनी हर बीतते पल के साथ बढ़ने लगी थी। परितोष ने पूछा, क्या हुआ अंगद, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अंगद ने अपना माथा मसलते हुए कहा, वो सब पकड़े गए। गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे उन लोगों को वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। डैम इट, पता नहीं उस बेला रिचर्ड ने उन लोगों के साथ क्या किया होगा। अंगद को अपने डिसीजन पर पछतावा होने लगा था, उसने अपने भाइयों को कुछ ज्यादा ही आंक लिया था। अंगद बालकनी में इधर उधर चक्कर काटते हुए कुछ सोचने लगा। उसी वक्त बाहर से चौपर उड़ने की तेज आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो एक साथ कई सारे चौपर साम्राज्य की तरफ बढ़ रहे हो। परितोष और अंगद तुरंत कमरे से बाहर आए। सर्वेंट ने उन्हें देखते ही कहा, सम्राट, रॉकवेव से कुछ लोग आए हैं, वो सब आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ है वो लोग? बाहर आइए हमारे साथ, हम आपको उनके पास के चलते हैं। अंगद और परितोष सर्वेंट को फॉलो करने लगे। परितोष थोड़ा घबराया हुआ भी था, पिछले बार कार्तिक ने जो किया था, उसका खौफ परितोष के मन से अब तक गया नहीं था। चौपर की आवाज सुनकर अनुष्का भी उस एरिया में आ गई थी, जहां एक साथ 5 चौपर लैंड हो रहे थे। गार्ड्स के बाद बीच में मौजूद चौपर से रेयांश बाहर आया, जिसे देखते ही अनुष्का ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। आगे क्या होगा, कैसे रिएक्ट करेगा रेयांश अनुष्का को वहां देखकर? क्या परितोष एशफॉल लोटस देने को राजी होगा? कहाँ है दादी माँ? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।